Hello students, you are welcome to my YouTube channel AK Fast Solve Math Questions. In this video I will discuss for the matter कि SI पद्धति जो जिसको हम लोग बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स, इसमें कितने मूल राशियां होती हैं। ठीक है, कितनी मूल राशियां होती हैं इसके बारे में जानेंगे। पद्धति होती क्या है, ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि क्लास 11th का फिजिक्स है और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है और पार्ट नंबर भी ये 2 है। ठीक है, तो पार्ट नंबर है 2 नहीं, शायद 3 है। ठीक है, तो इसमें जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या डिस्कस करेंगे कि एसआई पद्धति क्या होती है। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है, इसका मतलब समझते हैं हम लोग। देखिए, सिस्टम का मतलब क्या होता है तुम्हारा, जिसको हम लोग बोलते हैं व्यवस्था, जिसको बोलते हैं या फिर पद्धति बोल सकते हैं। इंटरनेशनल का मतलब क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय। ठीक है, डी यूनिट्स मतलब कि मापना उस चीज को। ठीक है, किसी चीज को मापन की क्या होती है, एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय ब्यूरो जो बनाया जाता है, प्रणाली एक बनाई जाती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसआई पद्धति उसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें जो मूल राशियां होती हैं वो कितनी होती हैं, तो मूल राशियां इसमें 7 होती हैं, लेकिन और 2 मिलाकर के हो जाती हैं, तो टोटल होती है इसमें 9 मूल राशियां, जिसमें से मुख्य जो होती हैं, बिल्कुल मुख्य, वो कितने होती हैं, वो 7 होती हैं। ठीक है, तो 7 क्या होती हैं, मूल राशियां होती हैं, तो 7 ही इनके मूल मात्रक होते हैं। इसके बारे में जानेंगे और इनके जितनी भी डेफिनेशन होंगी उन सभी डेफिनेशन को भी हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या देखते हैं, पहले हम ये देख लेते हैं कि इसका जो निर्माण किया गया, मतलब कि कब इसका प्रकाशन हुआ था एसआई पद्धति का। ठीक है, तो जो ये एसआई पद्धति है इसका प्रकाशन कब हुआ था, प्रकाशन इसका अगर हम देखें तो हुआ था 1971 में। ठीक है, 1971 में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, तो एसआई पद्धति में जो मुख्य होते हैं वो कितने होते हैं, मुख्य मात्रक कितने होते हैं, तो इसमें क्या होते हैं कि इस पद्धति में, ठीक है, इस पद्धति में 7 मुख्य मात्रक होते हैं, 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, 7 मूल राशियां होती हैं और उनके मात्रक होते हैं। ठीक है, 7 मूल राशियां होती हैं। किस पद्धति में होती है, तो एसआई पद्धति में। एसआई पद्धति में कितनी मूल राशियां होती हैं, एसआई पद्धति में कितनी मूल राशियां होती हैं, 7 मूल राशियां होती हैं। 7 मूल राशियों के मूल मात्रक कितने होते हैं, तो 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, राइट। तो अब हम देखते हैं पहला क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट जो मूल मात्रक होता है, तो वो फर्स्ट मूल मात्रक जिसको हम लोग बोलते हैं वो होता है तुम्हारा फर्स्ट में देखें तो लंबाई। ठीक है, क्या होता है, लंबाई देख लेते हैं, लंबाई होता है। और लंबाई का जो मात्रक होता है, इसमें इधर क्या लिख जाइए, एक मिनट पहले हम लिख लेते हैं, इधर जो होती हैं राशियां। ठीक है, राशियां, और इधर क्या हम डाल लेते हैं हेडिंग उसके मात्रक, और इस तरफ क्या हो जाएगा उसको संकेत, जिसको हम लोग बोलते हैं संकेत, और जो लास्ट में होता है, लास्ट में इसको हम लोग डेफिनेशन, जिसकी परिभाषा कह देते हैं। ठीक है, परिभाषा। तो इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नंबर 1 पे कौन सी राशि आती है, तो जिसको बोलते हैं लंबाई। ठीक है, तो लंबाई होती है, और लंबाई का जो मात्रक होता है, तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो लंबाई का मात्रक जो होता है वो होता है तुम्हारा मीटर। ठीक है, एसआई पद्धति में क्या होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। प्रदर्शित किससे करते हैं, एम से प्रदर्शित करते हैं। इसकी परिभाषा जो होती है इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं, मीटर की परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, तो एक चीज हम देख लेते हैं पहले कि मीटर की परिभाषा हम निकालेंगे कैसे। उसको याद नहीं करना है, उसको समझना है। याद करोगे तुरंत भूल जाओगे, लेकिन समझ लोगे तो कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, देखिए, जो प्रकाश की चाल होती है वो प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। मतलब क्या हुआ, 3 के आगे 8 जीरो लगाइए। ठीक है, क्या हमने बताया कि जो प्रकाश की चाल होती है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट जो होती है किस चीज में, स्पेस में, याद रखना, किसमें, स्पेस में। ठीक है, इन स्पेस। ठीक है, इन स्पेस स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। इतने मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर मतलब 1 सेकेंड में 3 के आगे 8 जीरो लगाओ, इतनी दूर वो झड़क तुरंत आ जाता है, कूद फांद करके, दीवारें तोड़ते हुए इधर उधर की। ठीक है, इतनी दूरी तय कर लेता है। 3 के आगे कितने जीरो, 8 जीरो लगाइए, तब क्या आ जाएगा, वो उसकी चाल पता चलेगी कि पलक झपको और वो कहाँ पर पहुंच गया प्रकाश। इतनी दूरी उसने तय कर ली, कहाँ, निर्वात में। निर्वात क्या होता है, जहाँ पर वायु वगैरह ना उपस्थित होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना।
तो निर्वात हो गया। अब हम देख लेते हैं इसकी चाल जो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है, ये तो लगभग में होती है, ठीक है। इसको तो तुम पॉइंट हटा करके और 8 0 इसको लगा, पॉइंट वहां से हटा दिया तुमने और उसके बदले में 8 10⁸ कर दी। लेकिन इसकी इक्विवेलेंट वैल्यू जानते हो कितनी होती है? नहीं जानते हो, अभी देखो, ठीक है। तो इसकी जो चाल होती है किसकी, इन स्पेस, स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस, ठीक है, कितनी होती है? 3 × 10⁸ होती है। लेकिन इक्विवेलेंट जो होती है, तो इक्विवेलेंट कितनी होती है तुम्हारी? वो होती है 299 792 458 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस स्पीड से जो होता है प्रकाश, वो इस स्पीड से क्या, प्रकाश जो है वो कहाँ से चलता है? निर्वात में इस स्पीड से चलता है। 1 सेकेंड में इतनी दूरी तय करता है। इसका मतलब समझते हो? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 29 करोड़ 97,92,458 मीटर पर सेकेंड। इतनी दूरी कितने सेकंड में तय कर लेता है? 1 सेकंड में। कौन? प्रकाश, ठीक है। इसीलिए प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, सूर्य से पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? 8.3 मिनट लगता है। कितना हमने बताया? 8.3 मिनट, ठीक है। जो पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8.3। मतलब क्या हुआ कि 8 मिनट 30 सेकंड लगता है। तो 8 मिनट 30 सेकंड, पहले 8 मिनट को कन्वर्ट कर लीजिए सेकंड में, और सेकंड को कन्वर्ट करके किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए? इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो तुमको पता चल जाएगी सूर्य की दूरी कितनी है, ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है वो भी तुमको पता चल जाएगी। तो वहां अगर देखना चाहे तो कितनी हो जाएगी? देखिए 8 को 8.3 है, मतलब क्या हुआ कि 8 × 48, 480 और 30 हो गए तुम्हारे 520, 510, ठीक है। तो 510 सेकंड और गुणे किससे करेंगे? 3 से करेंगे, और फिर 10 की पावर कितनी लगा देंगे? 8 लगा देंगे। यहाँ से देख लेते हो, इक्विवेलेंट यहाँ से प्राप्त हो जाएगी, लेकिन यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है, जल्दी में। तो क्या हो जाएगी? देखिए 51 है, 51 दिया कितने होते हैं? 3 × 3 होता है, और 3 × 5 कितना होता है? 15 लिख लेते हैं हम, ठीक है, 0 लगा देते हैं, फिर गुणे 10 की पावर 8 लिख लेते हैं। मतलब क्या हुआ? 1.53 × 10 की पावर, देखिए 1 2 3, तो 3 और बढ़ा देंगे, कितनी हो जाएगी घात? मीटर। इतनी दूरी है, समझ में आई बात? कितनी? 153 लिखिए, 153 के आगे 11 0 लगा लीजिए। इतनी दूरी जो है मीटर में, वो किसकी है? पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, ठीक है। पता चल गया यहाँ तक? सूर्य की भी दूरी तुम लोगों को पता चल गई कितनी होती है, राइट। अब हम जो मेन पॉइंट था, मेन पॉइंट कौन सा था कि इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है। 1 मीटर की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं क्या कि निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, ठीक है, निर्वात में प्रकाश के द्वारा 299, 792, 458 समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर होती है। नहीं समझ में आया? ऊपर ऊपर निकल गया, हमको पता है ऊपर ऊपर निकल गया होगा। देखिए फिर से देख लीजिए, क्या हमने बताया कि निर्वात में, ठीक है, जो 1 सेकेंड होता है, जो हमने बताया कि 1 मीटर वह समय, 1 मीटर वह दूरी होती है जो निर्वात में प्रकाश के द्वारा, क्या हमने बताया? निर्वात में प्रकाश के द्वारा 299, 792, 458 समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई कितनी होती है? 1 मीटर होती है। बस हो गई इसकी परिभाषा। अब परिभाषा हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए ये चीज यहाँ थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मेन पॉइंट इसमें लिखा हुआ है उसको ध्यान से देख लीजिए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसकी जो डेफिनेशन, हमने क्या बताया अभी, हमने क्या बोला था, उस चीज की डेफिनेशन हम लिख लेते हैं, ठीक है। कि निर्वात में प्रकाश की चाल 299, 792, 458 समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर होती है। समझ में आया कि 1 मीटर मतलब क्या हुआ कि इतने मीटर वो क्या चलता है? प्रति सेकंड चलता है, ठीक है। प्रकाश जो है वो कितनी चाल से चलता है? इतनी चाल से चलता है, ठीक है। कितनी चाल से चलता है? फिर से याद कर लीजिए, 299, 792, 458 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से वो प्रकाश जो है निर्वात में चलता है। उसमें से क्या करना है तुमको? दूरी निकालना है। तो चाल बराबर दूरी बटे समय से क्या प्राप्त होगा? तुमको 1 मीटर निकालना है। इसलिए अगर हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो कुछ इस प्रकार से होगी कि निर्वात में प्रकाश की चाल 299, 792, 458, ठीक है, समय अंतराल में तय किए गए पथ की लंबाई 1 मीटर होती है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक। अब जो हम लोग देखते हैं दूसरा वाला, दूसरा क्या है, ठीक है,
लंबाई हो गया, लंबाई के बाद क्या आता है, द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान, ठीक है। तो आज हम लोग किसकी यात्रा कर लेते हैं, फ्रांस की यात्रा कर लेते हैं। द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम बताया गया था तुमको, किलोग्राम, ठीक है। तो द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम, और जो इसका संकेत होता है उसको केजी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब एक चीज बताइए हमको, ये हो गया तुम्हारा द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किलोग्राम को प्रदर्शित किससे करते हैं, केजी से। इसकी परिभाषा क्या होती है, ठीक है, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ किलोग्राम। तो डेफिनेशन जो होती है इसकी, उसको भी हम देख लेते हैं क्या होती है। बहुत आसान तरीके से इसकी भी डेफिनेशन याद करना है तुमको, ठीक है। तुम गधों की तरह नहीं याद करना है कि याद कर लो और बन जाओ गधा, ठीक है। तो गधा नहीं बनना है तुमको, तुमको क्या बनना है, स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट की तरह रहना है। मतलब क्या, याद नहीं करना है उसको, याद खुद हो जाएगी यार, कोई जबरदस्ती हम याद कर लें क्या उसको, वो खुद याद आ जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो हम उसको खाली क्या करेंगे, उसको पढ़ेंगे लेकिन समझेंगे, और समझने से क्या हो जाएगा, वो याद हो जाएगा, ठीक है। उसको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, घर जो कि खुद याद आएगा। अब देखिए क्या है, किलोग्राम, ठीक है। तो ये जो किलोग्राम होता है इसकी डेफिनेशन क्या होती है। फ्रांस का नाम सुना है, नहीं सुना। इंडिया का नाम सुना है, सुना है। फ्रांस का नाम सुन लीजिए आप, ठीक है। क्या होता है, फ्रांस जो है, फ्रांस के अंदर एक स्थान है, क्या नाम है उसका, पेरिस। क्या हमने बताया, नाम क्या बताया, फ्रांस, ठीक है, नाम क्या बताया, फ्रांस। फ्रांस के अंदर क्या है, एक पेरिस नाम का एक स्थान है, ठीक है। फ्रांस में क्या है, पेरिस है। क्या हमने बताया, फ्रांस है, फ्रांस में क्या है, पेरिस है। अब पेरिस में भी एक स्थान है, उसका नाम क्या है, सेवरिस। क्या नाम है, सेवरिस, नाम ले लीजिए उसका, क्या है, सेवरिस, ठीक है। फ्रांस है, फ्रांस में पेरिस है, पेरिस में सेवरिस है। समझ में आया। जैसे भारत है, भारत में दिल्ली है, दिल्ली में मुखर्जी नगर, ऐसे ही क्या है, फ्रांस है, फ्रांस में पेरिस है, पेरिस में सेवरिस है। और सेवरिस में क्या है, एक ऑफिस बना हुआ है, किस चीज का, अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो का, जहां से तुम्हारे बांट आ जाते हैं 1-1 किलो के। जान जाते हो कि नहीं, 1 किलो है ये, नहीं ये 2 किलो का है, अरे नहीं यार ये 2.5 किलो का है, ठीक है। तो कहाँ से ये सब जान जाते हो, ये सब माप तौल का जो ब्यूरा है, जो पूरा ये जो मतलब कि जो तुम्हारे हर एक जो सिस्टम होता है माप तौल वाला, वो कहाँ से आता है, वहीं से आता है। जो तुम्हारा पेरिस है, पेरिस में सेवरिस है, सेवरिस में ऑफिस है, वो ऑफिस का नाम क्या, अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो ऑफिस, राइट। तो उसमें क्या है, एक सिलेंडर रखा हुआ है, ठीक है। उस ऑफिस में क्या है, सिलेंडर रखा हुआ है। किस चीज का वो सिलेंडर बना है, तो वो जो सिलेंडर बना हुआ है वो एक धातु का नाम मिश्र धातु है। वो मिश्र धातु कौन सी होती है, प्लेटिनम इरिडियम। क्या हमने बताया, प्लेटिनम इरिडियम, ठीक है, प्लेटिनम इरिडियम। प्लेटिनम दूसरी होती है, इरिडियम दूसरी होती है, एक में ही मत समझ लेना, ठीक है। इसलिए पीरियोडिक टेबल बहुत ध्यान से उसको पढ़ा करिए। पीरियोडिक टेबल में क्या होता है, इन सभी चीजों का अध्ययन कराया जाता है, राइट। कितने होते हैं टोटल एलिमेंट्स, 118 होते हैं शायद, ठीक है, 118 तत्व होते हैं। तो इसमें से क्या है, प्लेटिनम है, इरिडियम, प्लेटिनम हो गई, इरिडियम हो गई। तो प्लेटिनम और इरिडियम को मिश्र कर दिया, मिश्र करके क्या किया गया, उसको एक नई धातु बनाई गई, जिसको हम लोगों ने कहा मिश्र धातु कहा। और उसको उसका क्या बनाया गया, एक सिलेंडर बनाया गया। क्या बनाया गया, एक सिलेंडर का निर्माण किया गया, ठीक है। इसका एक सिलेंडर का निर्माण किया गया। अब वो जो सिलेंडर है उसका द्रव्यमान जितना है, ठीक है, उसका जो द्रव्यमान है वो कितना है, 1 किलोग्राम माना गया है। तो 1 किलोग्राम की परिभाषा जान पाए हो, क्या कहा, क्या हो गई, सब कुछ फिरा घूम फिरा तो लिया है, परिभाषा निकाल नहीं आई। परिभाषा भी सुन लीजिए। क्या हमने बताया कि अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो जो है कहाँ स्थित है, वो फ्रांस है, फ्रांस में पेरिस है, पेरिस में सेवरिस है, सेवरिस में ऑफिस है, ऑफिस में क्या है, प्लेटिनम इरिडियम का एक क्या बना हुआ है, सिलेंडर बना हुआ है, जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है। समझ में आया बात, नहीं आया, ठीक है। देखिए फ्रांस में अगर इसको परिभाषित करना चाहें, द्रव्यमान की जो द्रव्यमान का जो किलोग्राम होता है, मात्रक जो किलोग्राम होता है, किलोग्राम की अगर परिभाषा देखना चाहें तो वहां से निकालेंगे। कहाँ से, देखिए हमारे साथ उसको समझिए। क्या हमने बताया कि फ्रांस में स्थित पेरिस, पेरिस के पास में स्थित सेवरिस में, ठीक है, सेवरिस में स्थित, क्या हमने बताया, नहीं समझ में आया, फिर से समझिए। देखिए फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के पेरिस में स्थित सेवरिस, ठीक है, सेवरिस के अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो, ठीक है, क्या हमने बताया, अंतरराष्ट्रीय माप तौल ब्यूरो प्रणाली में ऑफिस में रखे हुए प्लेटिनम इरिडियम के मिश्र धातु का बना हुआ सिलेंडर, जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है,
बस हो गई इसकी भी डेफिनेशन। क्या हमने बताया डेफिनेशन, उसको समझ लेते हैं, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। इसको एडिट कर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट, ठीक है। परिभाषा क्या होगी, फ्रांस में पेरिस के पास स्थित सेवरिस में, जो हमने अभी बताया था क्या कि फ्रांस है, फ्रांस में एक है पेरिस, अब पेरिस के अंदर है सेवरिस, और सेवरिस में है ऑफिस, ऑफिस का नाम है अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो, उसमें रखा हुआ है एक प्लेटिनम इरिडियम का बना हुआ धातु का सिलेंडर, और उस सिलेंडर का जो द्रव्यमान है वो 1 किलोग्राम के बराबर है। परिभाषा होगी, समझ में आ गया। फ्रांस में पेरिस के पास स्थित सेवरिस में स्थित अंतरराष्ट्रीय मापतोल ब्यूरो में रखे प्लेटिनम तथा इरिडियम के मिश्र धातु के सिलेंडर का द्रव्यमान 1 किलोग्राम के बराबर होता है। परिभाषा पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ इसको समझना है, पढ़ना लिखना कुछ नहीं है, ठीक है। समझ लीजिए और समझेंगे तो पढ़ना, मतलब क्या हुआ कि समझना ही बहुत जरूरी होता है किसी चीज को, ठीक है। उसको पढ़ना जरूरी नहीं होता लेकिन समझना बहुत जरूरी होता है। भले ही ना पढ़े लेकिन कोई समझा रहा हो तो उसको समझ ले, ठीक है। अब हम देख लेते हैं जो तीसरा आता है। अब तीसरा क्या आ गया, नंबर 2 पे क्या आता है तुम्हारा द्रव्यमान का मात्रक हो गया किलोग्राम। नंबर तीसरे पर आता है समय, नंबर तीसरे पे क्या आता है समय, ठीक है। समय का जो मात्रक होता है, तो समय का जो मात्रक है वो क्या होता है सेकेंड, क्या होता है सेकेंड होता है, ठीक है। अब समय का मात्रक सेकेंड होता है। अब सेकेंड को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो एस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब इसकी भी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं। देखिए जो इसकी परिभाषा हम निकालेंगे तो इसकी परिभाषा क्या होनी चाहिए उस चीज के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इसकी परिभाषा हम लोग कुछ इस प्रकार से यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। फिर इसको जब इरेज करेंगे तब इसके आगे लिखेंगे। देखिए समय जो होता है, तो समय का जो मात्रक है सेकेंड, तो 1 सेकेंड जो होता है वो जानते हो किसके बराबर होते हैं, अरे जानते होते तो हमसे क्यों पूछते होते, ये तो तुम्हारा आंसर होगा ना, ठीक है। तो वो जो है क्या हमने बताया 1 सेकेंड जो है, तो वो जो 1 सेकेंड है उसको हम कैसे परिभाषित करेंगे, उसके लिए तुमको क्या ज्ञात होना चाहिए। एक होता है परमाणु सीजियम, ठीक है। सीजियम का 133वां जो परमाणु होता है उसमें क्या होता है, क्या हमने बताया, पहले देख लेते हैं हम परमाणु क्या होता है, राइट। देखिए जो परमाणु होता है, कुछ परमाणु के बारे में हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ये हो गया तुम्हारा परमाणु। परमाणु में क्या होता है, एक होता है नाभिक, नाभिक में क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं, और क्या होते हैं प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, समझ में आया बात, न्यूट्रॉन होते हैं। अब इस नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन का जो चार्ज होता है वो क्या होता है, धनात्मक होता है। प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है, धनात्मक होता है, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन का चार्ज जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। मतलब कि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता है क्योंकि वो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन पर चार्ज होता है धनात्मक, और वो चार्ज कितना होता है, वो होता है तुम्हारा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का, ठीक है। ये चार्ज होता है किसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर, ठीक है। और जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। तो जो ये बना होता है नाभिक, नाभिक किससे बना होता है, प्रोटॉन से और न्यूट्रॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन। और जो नाभिक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है, न्यूट्रॉन, राइट। अब एक चीज बताइए, इसमें क्या होता है, बच गए इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी तो इसी में होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। किन कक्षाओं में, वृत्तीय कक्षाओं में जो चक्कर लगाते हैं उनका क्या नाम होता है, उनका नाम होता है इलेक्ट्रॉन, राइट। अब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता 1.6 इंटू 10⁻19 ही है, लेकिन इस पर क्या होता है, ऋणात्मक चार्ज होता है। समझ में आया बात, यहाँ तक आया कि इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसके चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाते हैं। ये हो गया तुम्हारा परमाणु नाभिक। नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या हो गए, इन कक्षाएं हैं ये नाभिक की ओर। अब इनमें क्या चक्कर लगाते हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। दूसरी कक्षा में ज्यादा से ज्यादा कितने रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तीसरी कक्षा में भी 18 हो सकते हैं, और फिर इसी प्रकार से क्या होता है, बढ़ते रहते हैं। तो पहली कक्षा में जो 2 इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, तो इसमें हमने क्या बताया, जो नाभिक होता है, नाभिक किससे बना होता है, प्रोटॉन से बना होता है और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है, ठीक है। न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का चार्ज होता है। न्यूट्रॉन जो, जबकि जो चक्कर लगा रहे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। ये हो गया तुम्हारा परमाणु के बारे में डिस्कशन, ठीक है।
इनको ये जो कक्षाएं हैं, ठीक है, ये जो कक्षाएं हैं 1 2 3, इनको हम लोग क्या कहते हैं, SPD, ठीक है, SPD। अब एक चीज बताइए, इन कक्षाओं को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा स्तर भी कहते हैं। तो ये पहला वाला ऊर्जा स्तर हो गया, दूसरा ऊर्जा स्तर, तीसरा ऊर्जा स्तर। अब ये जो हमने क्या नाम लिया था अभी, सीजियम, क्या नाम लिया था, सीजियम, सीजियम, ठीक है, परमाणु का क्या नाम था, सीजियम था। और सीजियम का जो 133वां परमाणु होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, जो निम्नतम कक्षाओं में दो जो निम्नतम कक्षाएं होती है इसकी, उसमें क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन संक्रमण करते हैं, संक्रमण का मतलब क्या होता है, संक्रमण का मतलब होता है कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में कूद जाना। मतलब क्या हुआ कि एक घर में बसर नहीं है तो दूसरे घर में कूद गए, फिर वहां से जब डंडा पड़ा तो फिर अपने घर में कूद गए। इसका मतलब समझते हो, इसको कहते हैं संक्रमण, संक्रमण फैलाना, ठीक है, समझ में आया। अतिक्रमण फैलता था अभी तक, लेकिन ये लोग क्या फैलाते हैं, संक्रमण भी फैला लेते हैं। ये क्या करते हैं, इस कक्षा से इलेक्ट्रॉन इसमें कूद जाते हैं और उस कक्षा से इसमें आ जाते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि कूदे और फिर जन्म से फिर अपने घर में कूद गए। तो जो कूदने में जो इनको समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं, कि जाओ और तुरंत आओ। तो जाने और आने में जितना समय लगता है उसको क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज तुम्हारे समझ में ये आ गई। अब एक चीज और देख लेते हैं कि जो आवर्तकाल होता है वो क्या हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से कूदा, इस कक्षा में पहुंचा, इस कक्षा से तुरंत फिर अपनी कक्षा में आया। मतलब क्या हुआ कि उच्च ऊर्जा स्तर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में गया, उच्च ऊर्जा स्तर से तुरंत फिर निम्न ऊर्जा स्तर में आ गया। तो इस क्रिया में जितना समय लगता है उस समय को क्या कहते हैं, एक आवर्तकाल कहते हैं। जैसे घड़ी है, घड़ी जो है 12:12 से या 12 बजे से, ठीक है, स्टार्टिंग से वो घूमी और फिर स्टार्टिंग से अपने स्थिति पर आ गई, तो उसका घूमना जो हुआ पूरा एक आवर्तकाल कहलाता है, राइट, ठीक है। अब ये जो गया यहाँ तक और फिर आया तो इसका एक आवर्तकाल हो गया। लेकिन इसके जैसे कितने आवर्तकाल हो जाएं, तो इसके जैसे आवर्तकाल हो जाएं तुम्हारे 191, क्या हमने बताया, संख्या याद रखना, 1919, ठीक है। और फिर होता है तुम्हारा 919, और देखिए कितना होता है यार, संख्याएं भी नहीं इसमें की याद रहती है। 191, 631 और 458 होता है, ठीक है, क्या हमने बताया, और 631 और 770 होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना, क्या हमने बताया, 919, 631, 770, ठीक है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 91,96,31,770 आवर्तकाल जब पूरे कर ले, कौन आवर्तकाल पूरे कर ले, तो ये जो संक्रमण कर रहा है, ठीक है, ये जो संक्रमण कर रहा है इतने आवर्तकाल जब पूरे कर लेगा तब जाकर के 1 सेकंड होगा। भैया ये तो ये बात हो गई कि धरती के लाखों करोड़ों दिन, विष्णु जी का एक दिन। बात समझ में आई क्या, कि 1 सेकंड जो होता है वो किसके बराबर होता है, 91,96,31,770 आवर्तकालों के बराबर एक होता है तुम्हारा सेकंड। किस चीज के आवर्तकाल, तो सीजियम के परमाणु 133 वाले में जो होता है, निम्नतम जो 2 कक्षा होते हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन संक्रमण करते हैं, संक्रमण में जो विकिरण ऊर्जा, विकिरण उत्पन्न होती है, ठीक है। तो विकिरण के इतने आवर्तकाल 91,96,031, 91,96,31,770 आवर्तकालों के बराबर 1 सेकंड होता है। वही चीज फिर कि ब्रह्मा जी का 1 दिन और धरती की करोड़ों दिन बराबर होते हैं। समझ में आई बात। तो ये भी क्या हो गया, ब्रह्मा जी से ये भी कम नहीं है, समय भी किससे कम नहीं है, ब्रह्मा जी से, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही तो समय बनाया। फिर क्या दिक्कत है यार। तो अब इसकी भी परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसको हमने परिभाषित कर दिया है तो इसको भी हम लोग परिभाषित कर लेते हैं, राइट, ठीक है। इसकी भी डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। वो डेफिनेशन क्या होगी कि 1 सेकंड की जो डेफिनेशन होगी, ठीक है, वो क्या होती है कि 1 सेकंड वह समय अंतराल है। क्या हमने बताया कि 1 सेकंड वह अंतराल है जो सीजियम परमाणु 133 के, क्या, जो सीजियम परमाणु 133 के 2 निम्नतम अति सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों में, 2 निम्नतम अति सूक्ष्म ऊर्जा स्तरों में, ये जो 2 निम्नतम ऊर्जा स्तर दिए गए थे, ठीक है,
इसमें संक्रमण के तदंतर इसमें जब क्या हो जाए, संक्रमण हो जाए, मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन दूसरे घर में कूदा और मुझे भगावा वो पड़े डंडा चपक के तो नीचे फिर कूदा अपने घर में, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि हो गया संक्रमण, अतिक्रमण फैलाया है, ठीक है। तो क्या हुआ कि संक्रमण के पश्चात विकिरण के जो विकिरण ऊर्जा उत्पन्न, देखिए संक्रमण जब होता है तो क्या होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। जब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है तो क्या होता है, ऊर्जा लेता है, लेकिन जब दूसरे से नीचे अपने घर में कूदता है तो ऊर्जा देता है, समझ में आई। तो क्या होता है कि विकिरण के जो विकिरण उत्पन्न होगी वो विकिरण के 91, 92, 31, 770, ठीक है, आवर्त कालों के बराबर होता है। जो एक सेकंड होता है वो हमने क्या बताया कि जैसे ब्रह्मा जी के इतने दिन और इनका ब्रह्मा जी का एक दिन और पृथ्वी के हजारों लाखों दिन, इसी प्रकार से ये क्या होता है कि जो एक सेकंड होता है, पलक जब एक सेकंड हो जाता है वो कितने आवर्त कालों के बराबर होता है, 91 करोड़ 92 लाख 31,770 आवर्त कालों के बराबर होता है एक सेकंड। किसके आवर्त काल, तो सीजियम के 133 परमाणु के, ठीक है, जो सीजियम के 133 परमाणु के जो अति सूक्ष्म 2 ऊर्जा स्तर होते हैं उसमें संक्रमण जो होता है, ठीक है, उसके आवर्त कालों में, ठीक है। तो ये भी डेफिनेशन तुमको पता चल गई होगी। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, एम्पियर की डेफिनेशन क्या होती है उसको देखेंगे। देखिए अब जो चौथे नंबर पर आता है वो क्या होता है, वो होता है तुम्हारा विद्युत धारा, वैद्युत धारा, ठीक है। वैद्युत धारा जानते हो किसको, पकड़ लो तो करंट मार देता है जिसको, जिससे पंखा चलाते हो उसको वैद्युत धारा कहते हैं, समझ में आई बात। तो उस वैद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर जो होता है, एम्पियर जो होता है वो क्या होता है, इसका मात्रक होता है, ठीक है। पियरे है, प्यारे हो जाओगे पकड़ लोगे, इसीलिए नाम भी बहुत बढ़िया रख दिया पियरे, मतलब क्या हुआ, एम्पियर, राइट, ठीक है। समय तो उसका ये किसका मात्रक होता है, वैद्युत धारा का मात्रक होता है, ठीक है। किसका होता है, वैद्युत धारा का मात्रक होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, या इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, ठीक है, एम्पियर। और एम्पियर को प्रदर्शित जिससे करते हैं वो होता है ए और एम्पियर यार, ठीक है, एम्पियर। और जो इसकी परिभाषा होती है वो बहुत मजेदार है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 डेफिनेशन आप लोगों ने देख लिया। चौथी डेफिनेशन वैद्युत धारा की देखेंगे जिसका मात्रक होता है एम्पियर और इसको प्रदर्शित करते हैं ए से, ठीक है। और इसकी जो डेफिनेशन होती है उस डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए क्या होता है, हम दो तार ले लेते हैं, क्या हमने बताया, 2 तार ले लेते हैं। आज हम बच्चों वाला खेल खेलने जा रहे हैं, तुम भी खेलना, ठीक है। क्या हुआ कि हमने ले लिए 2 तार, क्या बताया हमने, 2 तार ले लिए। कौन से 2 तार ले लिए, अब तुम्हारी इच्छा है, जो भी तार इच्छा हो वो तार ले लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए कि उनके जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल हो वो कितना हो, नगण्य हो। क्या हमने बताया कि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो हो नगण्य हो। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जानते हो, नहीं जानते हो, अभी देखो पता चल जाएगा। ये जो होता है इधर तुमको दिख रहा है, ये क्या कहलाएगा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहलाता है, समझ में आई बात। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना होना चाहिए, नगण्य। नगण्य का मतलब होता है कि बहुत ही कम होना चाहिए, राइट। और उनकी जो लंबाई हो, लंबाई कितनी हो, अनंत हो। तारों की जो लंबाई है वो कितनी हो, अनंत हो। इधर भी कोई पता नहीं, इधर भी कोई पता नहीं, इधर भी ऊपर भी कोई पता नहीं, और दोनों तारों का कोई पता ना हो, ठीक है। इतने अनंत लंबाई के 2 तार ले लेते हैं। दोनों तारों को क्या कर दें, 1 मीटर की दूरी पर हम रख लें। कितनी मीटर की दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर हम इन दोनों तारों को रख देते हैं। अब जब इन दोनों तारों को 1 मीटर की दूरी पर रख देंगे, फिर हम इसमें क्या करें, विद्युत धारा अपना जो बचपन वाला जो काम स्टार्ट कर देते थे, ठीक है, वही वाला काम क्या कर देते हैं, हम स्टार्ट कर देते हैं। इसमें क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट कर देते हैं। क्या मतलब कि वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे। वैद्युत धारा जब प्रवाहित करें तो उनके बीच में अगर हो बल कितना लगे, ठीक है, जानते हो, वो बल जो होता है इन दोनों तारों के बीच में जो एक बल कार्य करता है वो बल कितना होना चाहिए, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का, ठीक है, 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन का अगर इन दोनों तारों के बीच में बल कार्य कर रहा है तो उसमें जो धारा आपने बहाई थी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 1 एम्पियर। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, फिर से देखो क्या होता है। 2 तार ले लेते हैं अनंत लंबाई के, जिनका जो क्षेत्रफल होता है, ठीक है, वो कितना होना चाहिए, लगभग क्या कहते हैं यार, पृष्ठीय क्षेत्र, अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होना चाहिए, नगण्य होना चाहिए, अनंत लंबाई के होने चाहिए। दोनों तारों को 1 मीटर की दूरी पर रख देते हैं।
उसके पश्चात क्या करते हैं, उसमें वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न हो तो उसमें जो बहने वाली धारा थी वो कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाती है। इसकी परिभाषा बन गई क्या कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जो 2 अनंत तथा नगण्य, ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले 2 तारों को परस्पर 1 मीटर की दूरी पर रखने के पश्चात उसमें प्रवाहित करने पर 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। बताओगे इसकी डेफिनेशन, समझ में आ गई बात? तो इसकी भी डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। क्या समझ में आई यहाँ तक? ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होनी चाहिए उसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए जो 1 एम्पियर होती है इसकी डेफिनेशन, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी उसको भी देख लें कि 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जिसे 2 अनंत लंबाई तथा नगण्य अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले 2 तारों को 1 मीटर की दूरी पर रखकर वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न होता है। एक ऐसी वैद्युत धारा, ठीक है, जो बल उत्पन्न हो तो जो उसमें बहने वाली धारा होती है वो कितनी होती है, 1 एम्पियर होती है। तो 1 एम्पियर वह वैद्युत धारा है जिसे 2 अनंत लंबाई वाले तार में क्या करने पर, उसको प्रवाहित करने पर इतना बल उत्पन्न होता है। जो धारा होती है वो कितनी होती है, 1 एम्पियर कहलाती है। अच्छा, दूसरी चीज अब हम लोग देख लेते हैं कि नंबर 4 हो गए। नंबर 5 पर जो होता है ऊष्मागतिकीय ताप जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऊष्मागतिकीय ताप, ऊष्मागतिक ताप, ठीक है, ऊष्मागतिक ताप जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऊष्मागतिक ताप, थर्मो डायनेमिक टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ताप। अब एक चीज बताइए, इसका मात्रक जो होता है वो क्या तुम लोगों को पता है? नहीं पता है। तो ऊष्मागतिक जो ताप होता है उसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, तो उसको हम नापते हैं केल्विन में। बुखार आ जाए थर्मामीटर लगा लेते हो, केल्विन नहीं लगाते हो, क्यों? क्योंकि केल्विन जो होता है वो बहुत छोटा मात्रक होता है। बहुत मतलब कि जैसे तुमको बहुत कम टेम्परेचर जिसका नापने का होता है, ठीक है, तो उसमें क्या यूज किया जाता है, केल्विन का यूज किया जाता है, राइट। और जैसे डिग्री सेल्सियस में जो आदमी का बुखार होता है वो अगर 98 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाए तो जानते हो क्या होगा? नहीं जानते हो, बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है, उबल जाओगे। और जो फारेनहाइट हो जाए तो क्या स्वस्थ रहोगे, घूमते रहोगे। तो फारेनहाइट वैज्ञानिक ने फारेनहाइट का आविष्कार किया। डिग्री सेल्सियस का जो पैमाना बनाया गया था, उन्होंने सेल्सियस, जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सेल्सियस का पैमाना बनाया था, इसलिए उनके नाम पर सेल्सियस का नाम सेल्सियस ही रख दिया गया। फारेनहाइट के नाम पर फारेनहाइट पैमाने का नाम रख दिया गया, केल्विन के नाम पर केल्विन पैमाने का नाम रख दिया गया था, ठीक है। तो टेम्परेचर नापने के कितने हो गए? 3 थर्मामीटर हो गए। समझ में आ गया? अब देख लेते हैं ऊष्मागतिक ताप का मात्रक जो होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है, ठीक है, केल्विन होता है। इसको प्रदर्शित हम लोग किससे करते हैं, तो इसको प्रदर्शित क्रमशः कैसे कर देते हैं। और जो इसकी डेफिनेशन होती है उसको बहुत सरल होती है, इसको भी समझ लीजिए, ठीक है। तो क्या होता है, इसमें जल के जो त्रिक बिंदु होते हैं, क्या हमने बताया, जल के त्रिक बिंदु होते हैं, उनका जितना ऊष्मागतिक ताप होता है, ठीक है, जल के त्रिक बिंदुओं के जितना ऊष्मागतिक ताप होता है उसका हम 1/273.16 वे भाग को क्या कहते हैं, वे भाग को ही क्या कहते हैं हम लोग, 1 केल्विन कहते हैं। तो अगर हम बात करते हैं 1 केल्विन की, तो 1 केल्विन जो होता है, ठीक है, तो 1 केल्विन वह ताप होता है जो क्या होता है, उस ताप के बराबर होता है जो जल के त्रिक बिंदुओं के, क्या बताया हमने कि जल के त्रिक बिंदुओं के ऊष्मागतिक ताप का 1/273.16 वे भाग को क्या कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं। समझ में आ गया बात? नहीं आया तो डेफिनेशन अभी लिखे दे रहे हैं, उसको भी समझ लीजिए, ठीक है। इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई? क्या होती है कि 1 केल्विन की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि जल के त्रिक बिंदु के ऊष्मागतिक ताप के 1/273.16 वे भाग को 1 केल्विन कहते हैं। समझ में आ गई बात? अगर ये चीज ना दिख रही हो तो हमने जो बोला है उस डेफिनेशन को लिख लेना। अब अगला हम जो होता है नंबर 6 पर जो आती है, नंबर 6 पर क्या आता है, जिसको हम लोग कहते हैं पदार्थ की मात्रा। क्या बताया हमने? पदार्थ की मात्रा, ठीक है, पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की जो मात्रा होती है उसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, मोल होता है, ठीक है, क्या होता है, मोल होता है। इसको MOL ही कहते हैं। और जो इसकी डेफिनेशन होती है उसको हम लोग देख लेते हैं। क्या? मोल की परिभाषा, राइट, मोल की परिभाषा। तो मोल की परिभाषा क्या होती है उस चीज को बताइए आप लोगों,
आप लोग, ठीक है। मोल क्या होता है? पदार्थ की मात्रा होती है। तो पदार्थ की मात्रा का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज को समझना है। देखिए, पदार्थ की मात्रा, पदार्थ कोई भी हो सकता है। पदार्थ कहते किसको है? जो स्थान घेरता है, जिसका कुछ ना कुछ आयतन होता है, ठीक है, उसको क्या हम लोग कहते हैं? पदार्थ कहते हैं, ठीक है। जो क्या करता है? स्थान घेरता है, कुछ ना कुछ आयतन हो गया होता है उसका, ठीक है। मोल की परिभाषा जो होती है वो क्या होती है? जो मोल होता है, ठीक है, यह क्या होती है? एक ऐसी किसी भी निकाय, निकाय का मतलब क्या होता है? सिस्टम होता है। सिस्टम की एक पदार्थ की मात्रा होती है, जितनी उतनी जिसमें जितनी सत्ता, उसमें जितनी सत्ताएं होती हैं, ठीक है, उतनी ही सत्ताएं होती हैं जितनी की जो कार्बन होता है, नाम सुना है क्या? कार्बन, ठीक है, क्या नाम सुना है? कार्बन। कार्बन का जो परमाणु होते हैं, ठीक है, कार्बन होता है। कार्बन कितने नंबर पर आता है? 6ठे नंबर पर आता है। 6 इसका एलिमेंट नंबर होता है, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 6 होता है। तो इसका जो एटॉमिक मास होता है वो इसका 2 गुना हो जाता है, मतलब 12 हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसके जो आइसोटॉप्स होते हैं वो कितने होते हैं? वो 3 होते हैं, ठीक है। तो इसके जो आइसोटॉप हो गए वो कितने होते हैं? 3 होते हैं। पहला आइसोटॉप 12 होता है, दूसरा आइसोटॉप 13 होता है, चौथा आइसोटॉप 14 होता है। तो आइसोटॉप किसको कहते हैं उसको भी समझ लेते हैं कि ऐसे जो आइसोटॉप जो होता है, ठीक है, एक ही परमाणु के वे तत्व, एक ही परमाणु के वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन परमाणु द्रव्यमान अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे क्या हमने बताया, जैसे समझ लीजिए, जैसे क्या है कि सरसों है, सरसों के दाना है, ठीक है। तो सरसों के जो बीज होते हैं वो क्या होते हैं कि कोई छोटा होता है बीज, कोई बड़ा होता है बीज, कोई उससे भी बड़ा होता है, कोई बहुत छोटा बीज होता है, ठीक है। लेकिन क्या होते हैं? दोनों गोल गोल होते हैं सभी। लेकिन अगर उनको हम तौलें, ठीक है, उनका अगर मापन करें तो कुछ बीज छोटे निकलेंगे, कुछ बीज बड़े निकलेंगे, फिर भी नाम क्या होता है? सरसों। ये तो है नहीं कि उसको लाटा कह देते हो, नहीं कहते हो, सरसों ही कहते हो ना। तो सरसों जो होता है उसके दाना तो अलग अलग होते हैं। इसी प्रकार से जो आइसोटॉप होते हैं उसका नाम तो वही रहेगा, कार्बन ही, लेकिन जो उसका द्रव्यमान होता है, ठीक है, द्रव्यमान का मतलब हो गया कि उसका जो आकार होता है, उसका द्रव्य का जो मान होता है, वैल्यू जो होती है, परिमाण जो होता है उसका, ठीक है, मास जो होता है वो कितना होता है? अलग अलग होता है तीनों का। तो 3 आइसोटॉप होते हैं, 12, 13, 14। तो तुमको पहला वाला आइसोटॉप लेना है, कौन सा? 12, ठीक है। उस 12 का कितनी ग्राम मात्रा लेना है? 0.012 ग्राम किलोग्राम, ठीक है, 12 किलोग्राम कार्बन 12, ठीक है। कार्बन 12 के में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? 1 मोल कहलाती है। 1 मोल का मतलब समझ में आया कि एक